Hello guys, welcome to Crypto Monks, and this is the second lesson of cryptocurrency unscripted. I hope you guys like the last video जहाँ पे मैंने क्रिप्टोकरेंसी के बेसिक्स एक्सप्लेन करे। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा माइनिंग क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होते हैं और ऑल्ट कॉइन्स क्या हैं और इनके जो बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको फ्यूचर में भी यूज़ आएगी। फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए ये बेसिक टर्म्स यूज़ हर जगह होगी, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम एंड सिंप्लीफाई देम ताकि हम जब फंडामेंटल एनालिसिस आगे करें तो ये सारी टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन इज जस्ट अ डिजिटल लेजर of transaction that is duplicated and distributed across the entire network of computer। जैसे हम डे टू डे लाइफ में बैंक्स देखते हैं, जैसे मैं एक पर्सन को ट्रांसफ़र करता हूँ तो बैंक मेरा लेजर मेंटेन करता है। तो सिमिलरली इन केस ऑफ ब्लॉकचेन, अगर मैं किसी सेकेंड पर्सन को क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कराऊँ तो उसका डेटा कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और ये ब्लॉकचेन की नेटवर्क्स पे होता है। एक के बाद एक नए नए ब्लॉक्स जुड़ते जाते हैं एंड वो डेटा स्टोर होते जाता है। नाउ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन एक सिंपल टर्म और इसके साथ जुड़ती है जो कि है माइनर्स। माइनर्स कौन होते हैं? माइनिंग इट्स जस्ट अ प्रोसेस ऑफ हाई पावर्ड कंप्यूटर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। आपको एक सिंपल एग्जांपल में देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा बिंगो गेम के बारे में। आपको पता होगा कि एक जो स्पीकर होता है वो एक एक वर्ड्स बोलते जाता है और ढेर सारे लोग अपने पेपर में उस पज़ल को रिजॉल्व करते रहते। तो जिसका सबसे पहले पज़ल रिजॉल्व होता है वो विनर होता है। तो सिमिलरली इस केस में भी यही होता है कि माइनर्स में क्या होता है कि ढेर सारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहते हैं, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ वो नया डेटा भी उसमें ऐड करते जाते हैं। विद माइनर्स देर इज़ अ सिंपल टर्म दैट कम्स इज़ माइनिंग डिफ़िकल्टी। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो हर पर्सन ये पूछता है कि माइनर्स माइनिंग क्यों करते हैं। माइनर्स माइनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इन एक्सचेंज ऑफ माइनिंग दे गेट रिवॉर्ड्स, और वो रिवॉर्ड्स उसी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर मैं बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा हूँ या मैं किसी और ऑल्ट कॉइन की माइनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे इन एक्सचेंज ऑफ माइनिंग वही क्रिप्टो करेंसी एज अ रिवॉर्ड फॉर्म में मिलती है। तो अब ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में ये उठा था कि अगर सारे माइनर्स माइनिंग करने लग जाएंगे तो जो पावर है वो माइनर्स के हाथ में आ जाएगी। इसलिए ये जो नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई माइनिंग डिफ़िकल्टी, बिकॉज अगर सारे लोग माइनिंग करने लग जाएंगे तो ढेर सारा जो क्रिप्टो है वो माइनर्स के पावर में आ जाएगा। सो इसलिए ये माइनिंग डिफ़िकल्टी की टर्म यूज़ हुई। इसको हम सिंपली हैल्विंग भी बोलते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल आपको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से देता हूँ। जैसे आज अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 10,000 रुपीज़ है। सो यही जो मैं काम डे टू डे लाइफ में आज की डेट में कर रहा हूँ, आज से 4 साल बाद मुझे उसी काम के 5,000 रुपये मिलेंगे और उसके 4 साल बाद मुझे 2,500 रुपये मिलेंगे। सिंपली इन केस ऑफ माइनिंग जो रिवॉर्ड है माइनर्स को इन एक्सचेंज ऑफ माइनिंग मिलता है वो हाफ होते जाता है विद टाइम। जैसे 2009 में 50 बिटकॉइन मिलते थे 2,10,000 ब्लॉक्स की माइनिंग करने के बाद, और उसके 4 साल बाद 2012 में 25 मिलते थे, उसके 4 साल बाद 12 मिलते थे, और 2020 में ये 6.25 बिटकॉइन रह गया है। सो विद टाइम ये हाफ होते जाते हैं ताकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो मेंटेन रहे। एंड द नेक्स्ट टर्म इज क्रिप्टो करेंसी डिफ़िकल्टी ऑफ माइनिंग ए ब्लॉक इन अ ब्लॉकचेन फॉर अ पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी। नथिंग, बस एक ब्लॉक को माइन करने में जितनी डिफ़िकल्टी होती है उसे क्रिप्टो करेंसी डिफ़िकल्टी बोलते हैं। एंड ये टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, हैश रेट। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि सुपर कंप्यूटर्स ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और ये माइनिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इसमें ढेर सारे ग्राफिक कार्ड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और एक सिंगल ग्राफिक कार्ड की एक पावर होती है जिस स्पीड से वो माइनिंग का प्रोसेस कर सकता है, और उसी को हम हैश रेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ग्राफिक कार्ड है जो कि है 2070 सुपर, तो उसकी हैश रेट है 30 मेगा हैश। तो जब हम ढेर सारे ग्राफिक कार्ड को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं तो हमारी हैश रेट ऐड ऑन होती जाती है। तो जितने ज़्यादा हैश रेट होगा उतनी ज़्यादा मैं माइनिंग कर सकता हूँ। सिमिलरली अभी बिटकॉइन हैल्विंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है प्रूफ ऑफ वर्क। व्हाट इज़ अ प्रूफ ऑफ वर्क?
सिंपली जो हम डे टू डे लाइफ में हमें जैसे मैं अगर जॉब करता हूँ तो मुझे वहाँ पे जाके कुछ काम करना होगा, और वो काम कौन होता है, तो कोई ना कोई तो मॉनिटर करता होगा। सिमिलरली इन केस ऑफ माइनिंग, जो माइनर माइनिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूसली क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को रिजॉल्व करते रहते हैं। ये जो नेटवर्क है, जो माइनिंग का, और ये जो वर्क ये जो करते हैं ना, इसी के एक्सचेंज में उनको उस नेटवर्क का टोकन मिलता है। इसके प्रोज ये हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि ढेर सारे लोग माइनिंग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक माइनर हो और आपने माइनिंग बंद कर दी तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। दैट इज़ कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज, और ये नेटवर्क ऑफ माइनर से ये ब्लॉकचेन चलती है। कॉन्स इसके ये हैं कि हाई एनर्जी एंड लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर कंप्यूटर्स में ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत लगती है। ढेर सारे ग्राफिक कार्ड यूज़ में आते हैं जो बड़ी बड़ी माइनिंग रिग्स बनाते हैं, और ये ग्राफिक कार्ड सस्ते नहीं होते। एंड विद टाइम क्या होता है कि जैसे अगर आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इन ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होते जाती है। और जो ग्राफिक कार्ड की एक्चुअल वैल्यू 10 to 15,000 है, वही ग्राफिक कार्ड आज की डेट में 40,000 के बिक रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्रिप्टो करेंसी में से बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा शूट अप हो रखी है। और ये हाई एनर्जी कंजम्पशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ऑब्वियस सी बात है। सुपर कंप्यूटर 24/7 चल रहे हैं तो ढेर सारा वॉट ऑफ पावर उनको रिक्वायर्ड होती है। सो सिमिलरली ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और एग्जांपल प्रूफ ऑफ वर्क के हैं बिटकॉइन, लाइटकॉइन और मोनेरो, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के टर्मिनोलॉजी पे काम करते हैं। मैं एक चीज़ बताना और भूल गया कि माइनर्स जो होते हैं उनके दो काम होते हैं। एक तो वो लेजर मेंटेन करते हैं और वो माइनिंग करते हैं नई क्रिप्टो करेंसी की। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जैसे टोटल बिटकॉइन 21 मिलियन, जिसमें से 16 मिलियन माइन हो चुके हैं। जो बचे हुए जो बिटकॉइन है वो ये माइनर्स कंटिन्यूसली माइनिंग करके उनको भी माइन कर लेंगे, ताकि वो भी जो करंट मार्केट है उसमें रोटेशन में आए। और ये माइनिंग का प्रोसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि सारे जो क्रिप्टो करेंसी है वो माइन हो जाए और एक स्टेबल आपकी जो वैल्यू है एक क्रिप्टो करेंसी की वो रीच हो जाए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रूफ ऑफ स्टेक। अगर मैं आपको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से बताऊँ, जैसे मैं बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट कराता हूँ 1 लाख रुपीज़ में, जिसके एक्सचेंज में मुझे एक 5% जो कॉमन बैंक्स होते हैं 5% इंटरेस्ट देते हैं, तो मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मनी स्टेक करने का। सिंपली यहाँ पे भी वही टर्म यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 या 30 इथीरियम है, और उसको स्टेक करने के एक्सचेंज में मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी इन द फॉर्म ऑफ इथीरियम ही होगा। और वो एक गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि वो वैलिडेट करेंगे ट्रांजैक्शन जो कि इस नेटवर्क में हो रही है। इसके प्रोज ये हैं कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ये एनर्जी एफिशिएंट है, इसमें कोई हमें सुपर कंप्यूटर्स या इनकी ज़रूरत नहीं है। बस इसका कॉन्स ये है जो कि मैंने नोटिस किया कि मोनोपोली होगी इसमें, कि जिसके पास ज़्यादा इथीरियम है, जिसने ज़्यादा स्टेकिंग करी, उसको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उसके पास एक पावर रहेगी। एंड इसका कौन दूसरा ये है कि अगर आपने एक बार अपने कॉइन स्टेक कर दिया तो फॉर द टाइम बिंग आप उस कॉइन को रिडीम नहीं कर सकते, आप उस कॉइन्स को वापस नहीं ले सकते। एग्जाम्पल्स हो गए इसके डैश एंड नियो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ड फोक। ये एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है। जैसे मेरे फ़ोन है, जैसे मेरे फ़ोन पे एंड्रॉयड किटकैट है, एंड्रॉयड वर्जन 9 है। सो आफ्टर अ वाइल नया एंड्रॉयड का वर्जन आएगा और वो मेरा वो ज़्यादा बेटर होगा प्रीवियस वर्जन से। तो सिमिलरली इन केस ऑफ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज ये सारे डिजिटली मेंटेन होती है, इसमें काफ़ी सारे ग्लिचेस भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से एक अपडेशन रिक्वायर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पुरानी जो चेन थी उसमें जो एक ब्लॉक था उसका डेटा स्टोरेज की लिमिट थी 1 MB, और अब हमें 1 MB से ज़्यादा स्टोरेज की डेटा चाहिए, क्योंकि जो पुरानी वाली जो स्टोरेज थी 1 MB में, उसमें जो ट्रांजैक्शन का जो टाइम था, जो फीस थी वो ज़्यादा लग रही थी, उसमें जो डेटा स्टोरेज है वो लिमिटेड है। बट इन द केस ऑफ द नेक्स्ट जो चेंज जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है उसमें जो एक ब्लॉक की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो द नेक्स्ट चेन वुड बी फास्ट, वो फास्ट हो सकती है, वो प्रीवियस वाली से बेटर हो सकती है। पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें से बिटकॉइन की चेन है। बिटकॉइन का यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। बिटकॉइन की चेन ये चलती आ रही है और इस ब्लॉक के बाद से ये चेन स्प्लिट हो गई और ये नई आपकी एक नई टोकन यहाँ पे आ गया, बिटकॉइन कैश, जो कि जो पुरानी चेन है बिटकॉइन से ये निकला हुआ है। अब जो ये चेन जो माइन कर रहे हैं ना लोग, उनको एज अ रिवॉर्ड में कुछ नई चेन के कॉइन्स भी मिलेंगे।
जैसे पहले बिटकॉइन थी और बिटकॉइन में बिटकॉइन कैश का 2018 में हार्ड फोक हुआ। अब ये माइनर के ऊपर है कि उसको पुरानी वाली जो चेन है वही माइन करनी है या नई वाली चेन माइन करनी है, वो उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है। एंड जो नई जो ब्लॉकचेन है ना, अगर कोई कंटिन्यूसली पुरानी चेन माइन कर रहा है तो उसको नई ब्लॉकचेन का कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसको पुरानी ब्लॉकचेन के ही रिवॉर्ड मिलेंगे, बिकॉज जो नई चेन है वो कम्प्लीटली अपडेटेड है और इसमें पुरानी चेन के ब्लॉक्स एक्सेप्टेड नहीं होंगे। अब नेक्स्ट टर्म आती है सॉफ्ट फोर्क। कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ कोड का इशू है तो हमने वो कोड को रिजॉल्व कर दिया, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा, जो सिंपली जो चेन चलती आ रही है उसी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई चेन स्प्लिट नहीं हो रही है, इसमें सिंपली वही चेन चलती जा रही है और उसी में इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल आता है, इसमें सॉफ्ट फोर्क में बिटकॉइन सिग्नेचर वैलिडेशन के ऊपर ये कुछ प्रपोजल था। तो इसी के साथ मैंने आपको दोनों टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए, सॉफ्ट फोर्क एंड हार्ड फोर्क। अब नेक्स्ट टर्म आती है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक मार्केट। मार्केट इस फील्ड में बहुत टाइम से है, बट क्रिप्टो करेंसी को आए हुए अभी मैक्स टू मैक्स 10 ईयर्स हुए हैं, एंड इस 10 ईयर में ये $1 ट्रिलियन मार्केट कैप इसकी हो चुकी है। वेयरएज जो स्टॉक मार्केट है वो इतने टाइम से चलती आ रही हैं, बट अभी तक उनमें अगर आपको एक मेजर स्टॉक देखोगे, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस का स्टॉक होता है, तो रिलायंस कितनी पुरानी कंपनी है और आज की डेट में वो 2000 रुपये तक की पर स्टॉक उसका आज अराउंड 2200 के अराउंड उसका कुछ स्टॉक प्राइस चल रहा था। सो मतलब इतना टाइम हो गया और अभी वो 2200 रुपये तक पहुंचा है, मतलब। और बिटकॉइन को जैसे आए हुए क्या कहते हैं 10 साल हुए हैं, वो 30 लाख्स में चल रहा है उसका। यहाँ पे टाइम बाउंड इन ऑपरेटेबिलिटी होती है जैसे, बट जो स्टॉक मार्केट होती है वो सुबह 9 बजे ओपन होती है और शाम के 3:30 बजे बंद हो जाती है, कि एक टाइम है कि इसी टाइम में आप ट्रेड्स कर सकते हो, आप स्टॉक खरीद सकते हो। वेयरएज इन केस ऑफ क्रिप्टो मार्केट ये 24/7 चलती है, अगर मैं अभी खोल के अभी भी मैं लाइव ट्रेडिंग कर सकता हूँ। सब्जेक्ट टू लोकलाइज चैनल कैप्टिवेट्स वर्ल्ड रीच। जो अब स्टॉक मार्केट्स क्या है कि अब जैसे निफ्टी हो गई या इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गई, ये दिस इज़ लिमिटेड टू इंडिया। तो जो इसकी जो ऑपरेटेबिलिटी होगी ये इंडिया में ही होगी। अगर कोई बाहर का बंदा अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू कई प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो अगर मेरे को ट्रेडिंग, अगर मेरे को किसी और को यूएस में बिटकॉइन सेंड करना है तो मैं सीधा सेंड कर सकता हूँ। तो इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि अगर मेरे को इंडिया के अंदर ही क्या कहते हैं ट्रेडिंग या स्टॉक एक्सचेंज करने पड़ेंगे, ये कोई कंपल्शन नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पे सिंपल सा एक डिफरेंस मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं ऑल्ट कॉइन्स। सो एनी कॉइन एक्सेप्ट बिटकॉइन इज़ नोन एज ऑल्ट कॉइन, क्योंकि बिटकॉइन सबसे फर्स्ट डिजिटल करेंसी थी और आज की डेट में भी अगर मैं कॉइन मार्केट कैप पे जाऊँ तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बिटकॉइन की, इट्स अराउंड $719 बिलियन। एंड उसके बाद इथीरियम आता है, इथीरियम इज़ एन ऑल्ट कॉइन। उसके बाद बाइनेंस आता है, लाइक इथीरियम इज़ लाइक $322 बिलियन एंड इट्स लाइक $63 बिलियन। और फिर बाकी ढेर सारे इतने सारे ऑल्ट कॉइन आते जाते हैं। और आप भी अगर आप चाहो तो आप भी अपना ऑल्ट कॉइन बना सकते हो, कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे अपना ऑल्ट कॉइन बना सकता है। एज ऑन मार्च 2021 ऑल्ट कॉइन्स अकाउंटेड फॉर 40% ऑफ द टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट विद मोर देन 9,000 क्रिप्टो करेंसी। मतलब इतनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं, या भाई बंदा कंफ्यूज हो जाएगा किस में इन्वेस्ट। अब बहुत सारी क्रिप्टो सिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे टोकन्स हैं। टोकन इज़ नथिंग बट जो किसी और की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BTT हो गया, बिट टॉरेंट टोकन, जो कि ट्रॉन की ब्लॉकचेन नेटवर्क पे बिल्ट इन है। सो उसको हम बोलते हैं टोकन। अब ऐसे ही यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स आ गए। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं टेथर को, USDT को अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा $1 रहेगी। अगर आप इसका ग्राफ भी देखेंगे तो हमेशा इसी $1 के ऊपर नीचे ही चलते रहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये लिक्विड टोकन है कि हर एक $1 के अगेंस्ट में इनके पास $1 इनके रिजर्व्स में। उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी टोकन्स हो गए, फिर डैप्स आ जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेशन, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पे बनी है। जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम्स हो गए जहाँ पे आप स्टेकिंग कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गए जैसे कॉइनबेस हो गया,
सब यही कॉमन क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके दिमाग में कि भाई हम भी ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। ऑल्ट कॉइन में आप ऐसे ही रैंडमली इन्वेस्ट मत करना, इसलिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा कि आप किस ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट बिटकॉइन, और कौन सी क्रिप्टो करेंसी ट्रैश है। यहाँ पे ढेर सारी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो कि पंप एंड डंप है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी बना दी, एक बिलियन कॉइन्स रिलीज़ कर दिए। अब उस 1 बिलियन कॉइन्स के अगेंस्ट में लिक्विड में फियाट मनी तो नहीं है, फियाट मनी जस्ट लाइक $1 और रुपी, मतलब उसके एक्सचेंज में एक लिक्विड मनी नहीं है। अब जब लोग खरीदेंगे, मैंने उसको पंप कर रहा हूँ मार्केटिंग करके, भाई लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दी। लोग यही चीज़ आजकल चल रही है, पंप एंड डंप कर रहे हैं, अपना कॉइन बना देते हैं और उसको बूस्ट कर रहे हैं और उसके बाद डंप कर दे रहे हैं। जब वो ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास तो मेजॉरिटी, क्योंकि मेरा कॉइन है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पहले ही ढेर सारे कॉइन्स अपने पास रख लूँगा। जब सब लोग खरीदेंगे, जब ऊपर जाएगा, मैंने अपने बेच दिए और सारा लिक्विड कर लिया, सारा लिक्विड अपने पास कर लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कैम वाली चीज़ चल रही है। सो थोड़ा सा बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी कॉइन। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस न्यू लेसन, और कोई अगर आपके डाउट्स है तो मेक श्योर यू गाइज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आने वाले वीडियोस में मैं और भी जो 2-3 टर्म्स जो बची हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस पे जाएंगे और फिर हम जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, एंड उसके बाद फिर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाऊंगा कि आपको और टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल के को आप साथ में कैसे कंबाइन करके आप यूज़ कर सकते हो क्रिप्टो वर्ल्ड में। मेक श्योर गाइस हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और शेयर करना जिसके साथ भी कर सको, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आगे बनाता रहूँ। तो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।